नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द ग्राउंड रिपोर्ट में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र। बिहार में एनडीए की राजनीति बिल्कुल स्पष्ट होती जा रही है धीरे धीरे कि वहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का खेल अब खत्म होता जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी पूरे एनडीए सरकार पर हावी हो चुकी है। आखिरी जो एक कह लीजिए कि एक खेल बचा हुआ था या आखिरी जो चाल बची हुई थी नीतीश कुमार की, ऐसा लग रहा है। हालांकि आखिरी चाल कोई भी नहीं होती है जब तक कि खेल खत्म ना हो जाए, पर यह माना जा रहा था कि गृह मंत्रालय भी हाथ से छीनने के बाद 20 साल में पहली बार हुआ कि नीतीश कुमार के हाथ से गृह मंत्रालय छीन गया मुख्यमंत्री रहते हुए। लेकिन उस मंत्रालय के छीनने के बाद एक और पेच अभी फंसा रखा था नीतीश कुमार ने विधानसभा स्पीकर का, लेकिन विधानसभा स्पीकर का पद भी भारतीय जनता पार्टी ने ले लिया। डॉक्टर प्रेम कुमार 9 बार के विधायक हैं, 9वीं बार बने हैं और 1990 से लगातार वो विधायक हो रहे हैं और कई बार मंत्री रह चुके हैं। बहुत ही अनुभवी नेता हैं। उनको भारतीय जनता पार्टी ने स्पीकर के अपने उम्मीदवार के तौर पर नामांकन कराया और उनके नामांकन का प्रस्ताव जो प्रस्तावक रहे उसमें बीजेपी के भी नेता रहे, जेडीयू के भी रहे, आरएलएम के भी नेता रहे और हम पार्टी के भी, यानी सारे जो एनडीए की जितनी भी, और एलजेपी के भी नेता रहे, जितनी भी एनडीए के घटक दल है सभी के नेता रहे, यानी निर्विरोध रूप से वो निर्वाचित हो रहे हैं। तो स्पीकर के पोस्ट को लेकर नीतीश कुमार अड़े हुए थे अभी तक और इतने लंबे टाइम के बाद भी, 2 हफ्ते से ज़्यादा बीत गए हैं, उसके बाद भी स्पीकर का नाम तय नहीं हो पा रहा था। तो ये माना जा रहा था कि नीतीश कुमार स्पीकर का पद किसी भी स्थिति में छोड़ना नहीं चाहते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उनको आखिरकार मजबूर कर दिया कि आपको स्पीकर का भी पद नहीं देंगे। सिंबॉलिक रूप से हमने आपको मुख्यमंत्री भले बना दिया है, लेकिन आप हैं हमारी कठपुतली ही, इस तरीके से आप रहिए और जो पद, जो विभाग जैसा हम चाहेंगे वैसा ही आपको करना पड़ेगा। ये अब स्पष्ट हो गया है, क्योंकि अगर स्पीकर के पद को लेकर नीतीश कुमार की जरा भी चली होती तो स्पीकर का पद शुरू से ही लग रहा था कि शुरू नहीं, यानी ये हम परिणाम की बात नहीं कर रहे हैं। चुनाव से पहले भी ये माना जा रहा था कि चूंकि जाहिर सी बात है कि गठबंधन है तो बहुमत किसी दल का नहीं आएगा। जो परिणाम आए हैं इसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। तो माना जा रहा था कि अगर एनडीए चुनाव जीतता है, एनडीए गठबंधन, उस स्थिति में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के पद पर तो अड़ेंगे ही और मुख्यमंत्री का पद उनको मिलेगा ही। नहीं मिलेगा तो उनके पास तो दूसरा रास्ता पहले भी मौजूद था और अब तो और बेहतर तरीके से मौजूद है। लेकिन अगर वो एनडीए के साथ मुख्यमंत्री बनेंगे, सरकार बनाएंगे, तो वो स्पीकर का पद भी अपने पास लेंगे। चुनाव के बाद की जो परिस्थितियां बनी, जो परिणाम आए, उसमें भी बीजेपी और नीतीश कुमार के बीच में सीटों का अंतर, यानी भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू के बीच सीटों का अंतर सिर्फ 4 सीटों का अंतर है। 89 सीटें बीजेपी के पास हैं, 85 सीटें नीतीश कुमार के पास हैं। लेकिन तो इन स्थितियों में ये माना जा रहा था कि स्पीकर का पद वास्तव में बड़ा महत्वपूर्ण है और इस पर नीतीश कुमार अड़े भी थे। सीधे तौर पर काफ़ी दिनों तक तो शपथ ग्रहण नहीं हुआ सरकार का। शपथ ग्रहण भी हुआ तो उसमें मंत्रियों का बंटवारा नहीं हुआ, विभागों का बंटवारा नहीं हुआ। विभागों का बंटवारा जब हुआ तो पता लग गया कि इन सब चीज़ों में इतनी लेट लतीफ़ी क्यों हो रही है। नीतीश कुमार के हाथ से गृह मंत्रालय चला गया, सम्राट चौधरी को दे दिया गया, भारतीय जनता पार्टी ने दे दिया और नीतीश कुमार को मजबूर होकर देना पड़ा। अब क्या है, उसके बाद ये हुआ कि नीतीश कुमार किसी भी कीमत पर अड़े हुए थे कि हमको स्पीकर का पद दिया जाए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने वहां भी उनको सिर्फ आंख दिखा दी और कहा आपको लेना है तो आप लीजिए, ना लेना हो तो आप ना लीजिए, आपके पास विकल्प खुले हुए हैं। हाँ, ये जरूर है कि नीतीश कुमार के पास विकल्प खुले हुए हैं, लेकिन अपनी ही पार्टी पर नीतीश कुमार की कितनी पकड़ मजबूत है ये देखने वाली बात होगी। यद्यपि इस समय स्थिति ऐसी है कि नीतीश कुमार को इस समय एनडीए के घटक दलों में बीजेपी को छोड़कर बाकी सबका समर्थन मिल रहा है। एलजेपी हो, चाहे हम हो, चाहे आरएलएम हो, ये सारी पार्टियां नीतीश कुमार के साथ ही अभी तक दिखाई पड़ रही हैं और ये भी माना जा रहा है कि एआईएमआईएम के विधायक भी नीतीश कुमार के समर्थन में आ सकते हैं अगर जरूरत पड़ी, और ओवैसी खुद कह ही चुके हैं। लेकिन और ये माना जा रहा है कि नीतीश कुमार अपनी पार्टी के विधायकों की संख्या इसी गुणा गणित के तहत बढ़ाने की कोशिश में लगे हैं।
लेकिन ये सारी चीज़ें तभी फलीभूत हो सकती थी जब उनके पास अपनी पसंद का, अपनी पार्टी का स्पीकर होता। मान्यता देना उसका काम है। अब ये चीज़ें नीतीश कुमार के लिए इतनी आसान नहीं होंगी। और दूसरी बात, जो अपना सपोर्टर बदलने की बात है, यानी गठबंधन बदलने की जो बात होती है, तो नीतीश कुमार अगर गठबंधन भी बदलते हैं तो वो भी अब इतना आसान नहीं होगा। पर हाँ, नीतीश कुमार भी मजे हुए खिलाड़ी हैं और इतना आसान भी नहीं है कि उनको इस तरीके से बीजेपी दबाती रहे। पर हाँ, दबा तो रही है। और जिस तरीके से केवल सम्राट चौधरी गृहमंत्री ही नहीं बने, गृहमंत्री बनने के बाद वो किस तरीके से उनकी जो कार्यशैली दिखाई पड़ रही है, वो सीधे सीधे नीतीश कुमार को ये बता रहे हैं कि आप 20 साल आपने गृह मंत्रालय संभाला, लेकिन आप बेहद कमज़ोर और बेकार के गृहमंत्री थे। लॉ एंड ऑर्डर किस तरीके से ध्वस्त हो चुका था, ये बताने की वो बार बार कोशिश कर रहे हैं। और पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश से अब उन्होंने भी सीखा है, कई दूसरे राज्यों ने भी सीखा कि फटाफट बुलडोजर ले जाओ, फटाफट एनकाउंटर करो, फटाफट कहीं कुछ पता लगता है कि कुछ हुआ और सीधे उसको गोली मारो, सीधे उसका घर गिराओ। तो ये सारी जो कार्यशैली है, टिपिकल जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कार्यशैली, उसको कॉपी करते हुए सम्राट चौधरी दिखाई पड़ रहे हैं और उस रास्ते पर चल रहे हैं। यानी एक कट्टर प्रशासक के तौर पर अपनी छवि को गढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। और निश्चित तौर पर इसके पीछे किसका हाथ है वो सबको पता है। वो सीधे सीधे केंद्रीय नेतृत्व के प्रतिनिधि हैं, अमित शाह के व्यक्ति हैं। वो अमित शाह ने घोषणा कर ही दी थी कि बहुत बड़ा आदमी मैं इनको बनाऊंगा, और वो धीरे धीरे, बहुत बड़ा तो यही हो सकता था, डिप्टी सीएम तो पहले भी थे, उनको मुख्यमंत्री बनाना भारतीय जनता पार्टी चाहती है और बना कर रहेगी। नीतीश कुमार के लिए ये स्पष्ट संकेत है और अब बीजेपी ने ये स्पष्ट संकेत उनको दे दिया है कि आपको वैसे ही काम करना पड़ेगा जैसे भारतीय जनता पार्टी चाहेगी। कहीं नीतीश कुमार का जब गृह मंत्रालय दिया गया तो ये हुआ कि गृह मंत्रालय देने के बावजूद बहुत सारे उसके जो फैसले हैं, बहुत सारी उसकी नीतियां हैं, उसको या उनके ट्रांसफर पोस्टिंग का जो मामला है वो नीतीश कुमार ने अभी भी अपने पास रखा हुआ है। लेकिन पूरी तरह से दिखाई पड़ रहा है कि गृह मंत्रालय कैसे चल रहा है और सम्राट चौधरी ये बता रहे हैं कि वो कैसे चलाएंगे। कहीं भी नहीं लग रहा है कि वो नीतीश कुमार से कोई परामर्श कर रहे हैं या नीतीश कुमार के हिसाब से गृह मंत्रालय चलाने की कोशिश कर रहे हैं। यानी वो कभी भी कठपुतली बनकर गृह मंत्रालय नहीं चलाना चाहते हैं। ये स्पष्ट तौर पर उन्होंने दिखाया है और ये संदेश दे दिया है। अब नीतीश कुमार, जो ये बातें कही जा रही थी कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनने के लिए भारतीय जनता पार्टी के दबाव में इस कदर झुक चुके हैं, नीचे जा चुके हैं कि अब उनके लिए उभर पाना भी बड़ा मुश्किल है, वहां से बाहर निकलना भी अब बड़ा मुश्किल है। उन्होंने इंडिया गठबंधन के यूं तो रास्ते बंद कर दिए थे, पर राजनीति में कहा जाता है रास्ते कभी किसी के लिए नहीं बंद होते हैं। अमित शाह ने तो नीतीश कुमार के लिए ही रास्ते बंद कर दिए थे, लेकिन खुद ही वहां जाकर दंडवत हुए और कहा नहीं नीतीश जी आप हमारे साथ आइए, नहीं तो हम चुनाव ही नहीं जीत पाएंगे। तो उस समय नीतीश की तमाम शर्तें मानी गई, सीटों पर भी समझौता हुआ। लेकिन ये चीज़ शुरुआत से ही दिख रही थी कि बीजेपी नीतीश कुमार की शर्तों को वहीं तक मान रही है, उनको स्वीकार कर रही है जहां तक उसको ज़रूरत है। ज़्यादा सीटें भी नहीं मिलने पाई, बराबर पर उन्होंने 101 सीटों पर चुनाव लड़ा दोनों पार्टियों ने, और अब नतीजे भी सामने हैं। अब महत्वपूर्ण विभागों को नीतीश से अलग कर देना, खासतौर पर गृह मंत्रालय, उसके बाद विधानसभा अध्यक्ष की कुर्सी नीतीश कुमार के हाथ से खिसक जाना, जनता दल यूनाइटेड के हाथ से खिसक जाना, स्पष्ट संकेत है कि ये सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। इसमें नीतीश कुमार का कहीं कोई अब रोल आगे नहीं रहने वाला है। नीतीश कुमार के पास विकल्प जरूर हैं। हाँ, नीतीश कुमार अपने उन विकल्पों का इस्तेमाल करने के लिए किस देश काल और परिस्थिति का इंतजार कर रहे हैं ये देखने वाली बात होगी। लेकिन नीतीश कुमार भी इतनी आसानी से इन सारी चीज़ों को, इन सारी बातों को बर्दाश्त करने वाले नहीं है, ऐसा लगता है। ऐसा राजनीतिक जो परिदृश्य है उसमें ये बातें चल रही हैं। पर नीतीश कुमार अब करेंगे क्या, सिवाय उनके इस विकल्प के कि वो इंडिया गठबंधन की तरफ चले आए, जहां उनके पास इतना सपोर्ट है कि वो अपनी फिर से मुख्यमंत्री बनकर अपनी सरकार चला सकते हैं। लेकिन विधानसभा अध्यक्ष नीतीश कुमार के हाथ से निकल जाना, ये पद भारतीय जनता पार्टी के हाथ में आ जाना, ये नीतीश कुमार को कहीं न कहीं बांध कर रख देता है। हालांकि एक बात और है, जब यहाँ नीतीश कुमार को लगेगा कि उनको पाला बदलना है, उनके पास
विपक्ष की मदद से उनके पास विधानसभा में सदस्यों की संख्या बहुमत के आंकड़े को पार करने वाली जब हो जाएगी, तो पहला ऐसा नहीं कि विधानसभा अध्यक्ष अब हो गया तो अब आगे कुछ नहीं हो सकता है। रास्ते अभी भी खुले हैं और नीतीश कुमार उसी रास्ते का इस्तेमाल करेंगे। तब पहले होगा कि पहले विधानसभा अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास मत लाया जाएगा, विधानसभा अध्यक्ष को हटाया जाएगा। विधानसभा अध्यक्ष को हटाने में अगर बहुमत है तो कोई मुश्किल आएगी नहीं। तो ये रास्ता तो नीतीश कुमार के सामने अभी खुला हुआ है, लेकिन इसका इस्तेमाल नीतीश कुमार कब करेंगे ये देखने वाली बात है। दूसरी बात, और जिस तरीके से अब एक और घटक दल, सहयोगी दल जुड़ गया है जिसको समाप्त करने में भारतीय जनता पार्टी लगी है, उसमें जनता दल यूनाइटेड आ गया है। अगला निशाना कौन होगा ये देखने वाली बात है। तो अगला निशाना महाराष्ट्र में तो दिखाई पड़ रहा है कि वहां एकनाथ शिंदे की शिवसेना में भी फूट डालने की, तोड़ने फोड़ने की कोशिश हो रही है, लेकिन सफलता नहीं मिल रही है। 7 लोकसभा सांसद भी उनके पास है। महाराष्ट्र में भी सरकार एनडीए लगातार खतरे में है। ये अलग बात है कि बहुमत के बहुत निकट भारतीय जनता पार्टी वहां पर है, लेकिन खतरा बना हुआ है। अगर अजीत पवार की एनसीपी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना ये दोनों समर्थन वापस ले लेते हैं तो सरकार खतरे में आ जाएगी। हाँ, वो जुगाड़ कर ले, इन पार्टियों में तोड़ फोड़ कर ले, वो अलग बात है जो अक्सर करती रही है, लेकिन अब ये सारी चीज़ें उतनी आसान नहीं रह गई हैं। दूसरी बात ये, शिवसेना के पास भी 7 सांसद हैं लोकसभा में, नीतीश कुमार के पास भी सांसद हैं और तेलुगु देशम पार्टी के पास भी। पर अगले निशाने पर अब एकनाथ शिंदे की ही पार्टी दिखाई पड़ रही है स्पष्ट तरीके से, क्योंकि अगर वहां तोड़फोड़ की जाती है, हालांकि उनको लगभग समाप्त प्राय कर दिया है, पर अभी भी उनके पास डिप्टी सीएम का पद है और कई मंत्री हैं, दूसरे सरकार में वो शामिल हैं, तो बहुत सारी चीज़ें बची हुई हैं। पर खतरे में अभी भी उनकी पार्टी ये स्पष्ट तौर पर दिखाई पड़ रही है और इस समय महाराष्ट्र की राज्य सरकार को भी उसकी ज़रूरत है और केंद्र सरकार को भी ज़रूरत है। तो वहाँ अभी कुछ बड़े राजनीतिक खेल की आशंका दिखाई पड़ रही है। तेलुगु देशम पार्टी के साथ कहीं कोई डर नहीं है, लेकिन एक बात और है, बिहार में जिस तरीके से बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने जो कुछ खेल खेला है और वो अभी तक भारतीय जनता पार्टी के हिसाब से ही होता दिखाई पड़ रहा है, उसके बाद जो सबसे बड़ा खतरा नजर आ रहा है और उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को जिस तरीके से इतना अचानक महत्व मिलना शुरू हो गया है, उसके बाद अगर खतरे में दिखाई पड़ रही है तो सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कुर्सी खतरे में दिखाई पड़ रही है। लेकिन योगी आदित्यनाथ की कुर्सी को खतरे में डालना भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व के लिए इतना आसान नहीं है। क्यों नहीं है, इसे हम अपने पहले के एक वीडियो में बता चुके हैं, बहुत विस्तार से हमने वो चर्चा की है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, एक नए मुद्दे के साथ। द ग्राउंड रिपोर्ट के यूट्यूब चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर कर लें, हमारे वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें और अपने सुझाव भी हमें ज़रूर भेजें।